हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वांट टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन 2022। इनफैक्ट मैं 2017 से इस इंडस्ट्री में हूँ एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड यू नो बिलीविंग इन मी। तो मैं देख रहा हूँ कि चैनल की जो व्यूअरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2022 के बिगिनिंग में बहुत स्टेबल था, ऐसा लग रहा था कि कोई कंटेंट देख ही नहीं रहा है, पता नहीं ये कंटेंट रीच कर रहा है कि नहीं। बट जैसे ही 2022 का एंड आने लगा, लग रहा है कि मतलब जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि 2023 इज़ गोइंग टू बी रियली एपिक और काफ़ी प्रॉमिसिंग रहने वाला है, राइट? सो थैंक यू। ये पॉसिबल है बिकॉज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हो और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें। मेरे कंटेंट थोड़ा-सा डिफरेंट है। इट्स लाइक अ डीपर एजुकेशन काइंड ऑफ चैनल जिसमें हम ज़्यादा तड़कती-भड़कती चीज़ों के बारे में इतनी बात नहीं करते। हम थोड़ा-सा फंडामेंटल और जो कोर चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह के कंटेंट की कोई ज़रूरत है कि नहीं, या लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। बट अभी जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि नहीं, लोगों को वाक़ई ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। 2023 के अंदर हम स्टेप इन करने वाले हैं, तो 2023 के अंदर कुछ तो आपके दिल में भी होगा ना कि पता नहीं 2023 में क्या होगा, ऐसा कौन से ट्रेंड होंगे, कौन-सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किस तरफ इंडस्ट्री बैठेगी। तो होता क्या है कि 2022 के एंड में ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं और कुछ बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती हैं। आप ये समझो कि ये रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि हर साल इनका इंतज़ार करती है इंडस्ट्री, राइट? एक्चुअल में रिपोर्ट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पब्लिश करते हैं 2020 मतलब किसी भी ईयर के एंड में। बट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जैसे कि मसारी की रिपोर्ट है, वो दिसंबर में आती है, हर साल की तरह इस साल भी आई है, जिसको आज हम कवर करेंगे वीडियो के अंदर। और ऐसे ही रिपोर्ट कॉइनबेस की भी है। कॉइनबेस की रिपोर्ट आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर मैं अभी दोनों को क्लब कर दूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन रिपोर्ट्स का पर्पस ये होता है कि रिपोर्ट्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस होती है और मेरा ये मानना है कि यार अगर आप इस इंडस्ट्री में तो आपको रिपोर्ट्स पूरी पढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे पास ना समय नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर मैं मसारी की रिपोर्ट बोलूँ तो 168 पेज की रिपोर्ट है। अब 168 पेजेज़ को पढ़ना और हर चीज़ को समझना ये हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। और कई बार रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अगर आपको पता लग जाए तो आपको ये होगा कि चल यार ठीक है, एटलीस्ट आई नो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस रिपोर्ट में वो मुझे पता है। तो मैं आपके सामने वही कुछ चीज़ें प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। 168 पेज की रिपोर्ट है मेरी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर से, वो मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगा, राइट? तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ और उसके बाद हम उस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मसारी की रिपोर्ट, तो ये मसारी की रिपोर्ट है, क्रिप्टो थीसिस 2023, राइट? और इसको इसकी जो मसारी है क्या, बेसिकली मसारी एक मार्केट इंटेलिजेंस फॉर क्रिप्टो। तो बेसिकली मसारी के जो फाउंडर है वो रेयान सिल्किस है। आप देखते होंगे कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी ऑन चेन डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे चेन एनालिसिस है, मसारी एक है, ड्यून एनालिटिक्स है, बहुत सारी कंपनीज़। और इसमें नैनसेन है, ये कंपनीज़ बढ़ती जा रही हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि जो ऑन चेन डेटा है उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाना, थीसिस बनाना, डेटा क्रंचिंग करना, राइट? डेटा को एनालाइज़ करना। तो ये मसारी की रिपोर्ट काफ़ी पॉपुलर है। मसारी इनफैक्ट वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इस पूरे स्पेस के अंदर। बाकी कंपनीज जैसे नैनसेन है, ड्यून एनालिटिक्स है, चेन एनालिसिस है और बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट? सो मसारी की एनालिसिस काफ़ी मानी जाती है, खासकर जो रेयान सिल्किस ने ये रिपोर्ट को लिखते हैं। इनफैक्ट इस रिपोर्ट की अगर आप शुरुआत में देखें तो उन्होंने अपने लोगों को वेलकम किया है इसके अंदर और बोला है कि 200 आवर्स लगे इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, राइट? सो बड़े शॉर्ट नोटिस पे लिखी है। और ये इस रिपोर्ट की शुरुआत एक्चुअली में ऐसी हुई थी कि रेयान सिल्किस ने 2018 या 19 में, हाँ, ये लिखा है 2018 के अंदर एक थ्रेड लिखा था। तो वो थ्रेड इतना पॉपुलर हो गया था कि लोगों ने बोला कि उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करने की बात बोली। तो 2018 का वो थ्रेड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए
उन्होंने फिर इस रिपोर्ट को लिखना शुरू कर दिया और अब ये हर साल का एक अफ़ेयर है, ठीक है? अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 168 पेजेज़ की रिपोर्ट है और 168 पेजेज़ ऑब्वियसली कवर करना आसान काम नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको एक पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट करा है और पीपीटी फॉर्म में जिसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको कवर करने की कोशिश करी है। तो शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये लिखी है कि होगा क्या कि अभी वी आर डाउन बाय 80%, ठीक है? और बहुत सारी टर्म्स यूज़ हुई, जैसे एक तो सबसे पहले क्रिप्टो को टर्म रिप्लेस करके वेब 3 आ गया। वेब 3 ने पूरी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया और वेब 3 के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया, हर चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बातें होने लगी, राइट? इसको देखते हुए वीसी का पैसा आया, वीसी फंडिंग हुई, सब चीज़ें हुई। आई थिंक 2022 के अंदर जो वेब 3 का जो नैरेटिव है, वो कहीं न कहीं डाई हुआ है और फॉर द टाइम बीइंग मसारी की रिपोर्ट का कहना है कि वी नीड टू गो बैक टू क्रिप्टो। जो टर्म है वो क्रिप्टो वापस आनी चाहिए एंड आई थिंक इन 2023 यू विल हियर मोर ऑफ क्रिप्टो रादर देन वेब 3। So the Web3 narrative, has taken a hit और Web3 ने क्रिप्टो को रिप्लेस किया था इस टर्म ने 2022 में। नॉट मेनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, मैक्सिमम पीपल वर टॉकिंग अबाउट Web3। सो आई थिंक इन 2023 यू विल सी मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। Web3 को लोग सुनना ना पसंद करेंगे और ना ही इसके Web3 के नैरेटिव पे आपको कोई मेजर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो ये मसारी की रिपोर्ट का कहना है और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि मसारी की रिपोर्ट का ये कहना है कि काफ़ी सारे लोगों ने 2022 में पैसे को खोया और काफ़ी सारी कंपनीज़ जो थी वो पुअरली मैनेज हो रही थी, ठीक है? और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पीरियड है, ये जो विंटर पीरियड है या ये जो क्रैश है, ये सर्वाइव करेंगे। इसमें से जो सर्वाइव करेंगे जो लोग, वो आज भी हिले नहीं हैं और ये जो इस केओस के अंदर सर्वाइव कर जाएँगे, वो बहुत सालों के लिए यू विल सी देम एंड दे दे विल कंटिन्यू टू बिल्ड। सो बिल्डर जो हैं, जो सीरियस लोग हैं, वो इसमें सर्वाइव कर जाएँगे। जो बिलीवर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म बिल्डर्स हैं, इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूँ तो जो टूरिस्ट होते हैं वो निकल जाएँगे। तो अगर इन्वेस्टिंग साइड से अगर आप देखो, तो क किसी भी इकोसिस्टम में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं और एक बिल्डर्स होते हैं, जो जो चीज़ें बना रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो मसारी का कहना है कि अगर इन्वेस्टर साइड से जो टूरिस्ट थे, जो सिर्फ़ पैसे के लिए आए थे, टेक का इतना कुछ उन्हें लेना-देना नहीं था, तो वो लोग निकल जाएँगे और इसके अंदर जो बिल्डर्स हैं, वो रह जाएँगे और हमेशा के लिए। और क्रिप्टो इनेविटेबल है, इस रिपोर्ट का ये कहना है कि हज़ारों लोग, नया टैलेंट हायर हो रहा है, टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ कैपिटल अभी भी फ्लो हो रहा है और जनरेशनल चेंज है। तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस की गेम होगी फ्यूचर में। और डिस्पाइट सेटबैक क्रिप्टो इज़ इनेविटेबल, जिसमें अगर बिटकॉइन की बात करें तो पहले वो किसी एक कंट्री का लीगल टेंडर होता था। आज की डेट में वो 2 कंट्रीज़ का लीगल टेंडर है और स्टेबल कॉइन्स की बात करें तो वो मिलके वीज़ा की जो वॉल्यूम है उसको टक्कर दे रहे हैं, इनफैक्ट उसको सरपास कर रहे हैं। कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो वेब 3 कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट कर रहे हैं। डीफाई जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और डीफाई अभी भी बहुत छोटा है। इनफैक्ट मार्केट मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो डीफाई मार्केट कैप इज़ लेस देन 1% ऑफ बैंक्स यील्ड। तो बैंक्स की जो यील्ड है उससे भी छोटा है डीफाई इस वक़्त। लेकिन डीफाई में क्या अभी भी जो कंपनीज़ हैं वो सर्वाइव कर रही हैं? हाँ, यूनिस्वाप अभी भी है, आवे अभी भी है, यान फाइनेंस अभी भी है, सो मेकरडाओ हो गया। एनएफटीज़ के अंदर भी बड़े-बड़े ब्रांड्स आर एंटरिंग इनटू इट। एनएफटीज़ ऑफर 10x क्रिएटर इंसेंटिव। तो पहले, इससे पहले कोई ऐसा मॉडल नहीं था कि जो क्रिएटर्स हैं, जो जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस तरीके का अपने आर्ट को या अपनी क्रिएटिविटी को सेल करके पैसे कमाने का कोई मौका था ही नहीं। तो एनएफटीज़ आर हियर टू स्टे और डाओज़ आर आल्सो गोइंग टू बी द फ्यूचर। डाओज़ के थ्रू जो एंटिटीज़ हैं, वो बहुत जल्दी स्केलेबल हो जाती हैं और काफ़ी, मतलब डाओ इज़ दे आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ एक्शन इन डाओ स्पेशली इन 2023। सो क्रिप्टो इज़ इनेविटेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बिटकॉइन खत्म हो गया या स्टेबल कॉइन खत्म हो गए या कंप्यूटिंग खत्म हो जाएगी। जो जो रियल प्रोजेक्ट्स थे वो दे हैव सर्वाइव्ड एंड दे विल कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द कमिंग डेज़।
हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो साल को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो 2022 के अंदर जो पहला हाफ था, तो उसके अंदर फंडिंग काफ़ी थी। अगर आप देखो तो 29.3 बिलियन यूएस डॉलर फ्लो किया था फंड, जो कि 2022 के जो लेटर हाफ में 6.6 बिलियन था, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी रिडक्शन है। और काफ़ी सारे राउंड्स थे, इन्वेस्टमेंट राउंड जैसे 1200 के करीब थे पहले हाफ में, तो वही 50% से डाउन हो गए, 522 इन्वेस्टमेंट राउंड। तो क्लियर शो कर रहा है कि वीसीज़ का जो इंटरेस्ट है ओवर द टाइम 2022 के फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में बहुत डिफरेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे बताया गया कि फ्यूचर में आप क्या देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रेंड क्या होने वाला है। तो पर्टिकुलरली बिटकॉइन के ट्रेंड में देखा गया है कि बिटकॉइन के अंदर हुआ क्या है कि जो माइनर्स हैं, यू नो माइनर्स जो हैं वो जितना भी बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं वो उतना वो सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकें और अपनी जो एक्सपेंडिचर है उन्हें रिकवर कर सकें। सो व्हाटएवर दे आर माइनिंग, दे आर अल्टीमेटली दे आर सेलिंग दैट, राइट? तो ये फ्यूचर में भी ट्रेंड जारी रहने वाला है। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज़ जो हैश रेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जो जो बिटकॉइन का, और जो डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो बिटकॉइन का प्राइस है दैट हैज़ फॉलन डाउन। तो हैश रेट जब ज़्यादा होता है तो दे नीड मोर हार्डवेयर टू मैच दैट हैश रेट, बिकॉज़ एज़ जैसे बिटकॉइन को माइन करने की डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाती है, तो हैश रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो माइनर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ताकि वो कम्पीट कर सकें। लेकिन क्योंकि जब वो हार्डवेयर एक कॉस्ट पे आता है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो इनको रिकवर करने के लिए उन्हें जो बिटकॉइन माइन होता है उसको इंस्टेंटली उन्हें बाय सेल करना पड़ जाता है। तो बिटकॉइन इनफैक्ट जितना माइन किया है 2022 में उतना ही सेल भी कर दिया। तो ये लेके चलें कि 99.9% बिटकॉइन जितना माइन किया माइनर्स ने, सारा का सारा उन्होंने डंप करा। पहले क्या होता था कि बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो काफ़ी अच्छी थी पिछले कुछ सालों में, 2021 में हमने देखा बुल मार्केट में, और माइन करने की कॉस्ट इतनी थी नहीं। तो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, वो बिटकॉइन को होल्ड कर रहे थे, लेकिन और मार्केट के अंदर डंप नहीं कर रहे थे। तो मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं आ रही थी बिटकॉइन की। माइनर्स जो हैं उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते थे, माइनर सेल ही नहीं करते थे क्योंकि माइनर्स को ज़रूरत ही नहीं थी पैसे की। अभी क्या है कि उल्टा है, अभी माइनर्स को जो वो माइन कर रहे हैं उतना ही वो सेल कर रहे हैं। इनफैक्ट जितनी भी पब्लिक लिस्टेड माइनर्स हैं बिटकॉइन के, उन सब ने बिटकॉइन को सेल किया है। आने वाले टाइम में ये भी देखा गया है कि जो माउंट गॉक्स है, माउंट गॉक्स आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी एक्सचेंज हैक हुई थी, राइट? 2014 के आसपास, तो जापानीज़ एक्सचेंज थी, तो उसका केस चल रहा था। तो उसमें 1,37,000 बिटकॉइन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, जो जिनके बिटकॉइन्स हैक हुए थे। तो 2023 के अर्ली में ये बिटकॉइन मिलेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1,37,000 बिटकॉइन जब लोगों को मिलेंगे तो कहीं न कहीं इतने सालों से बिटकॉइन उनके हाथ में है नहीं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर गोइंग टू सेल द बिटकॉइन्स। स्पेशली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोगों ने इतने सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही कुछ चीज़ हाथ में आती है तो उसको दिल ट्राई टू सेल इट इन द स्पॉट मार्केट। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो जेनेसिस का जो हम केस जानते हैं, जो बैरी सिल्बर्ट की जो डीसीजी है, तो उसमें भी जो 60 मिलियन जो शेयर्स हैं, राइट, यहाँ पे हर क्वार्टर में जीबीटीसी जो है वो 60 मिलियन वर्थ ऑफ जीबीटीसी की जो शेयर्स हैं उनको सेल कर सकता है। तो जिसका अगेन एक इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर। इथेरियम के अंदर क्या है कि इथेरियम की जो पोस्ट मर्ज जो सप्लाई है वो डिसइन्फ्लेशनरी हो गई। पहले इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि एज द टाइम प्रोग्रेसेस सप्लाई इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो इथेरियम की प्राइस है प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद, इथेरियम की सप्लाई डिसइन्फ्लेशनरी होगी विद टाइम। जो सप्लाई है वो डिमिनिश हो रही है, राइट, कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्पाइट द फैक्ट, अब आप सोच रहे होगे कि इतनी प्राइस, जब इतनी सप्लाई डिस्फ्लेशनरी हो रही है तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के, इथेरियम के प्राइस में सुधार आना चाहिए, इथेरियम के प्राइस में बुलिशनेस आनी चाहिए, या अपसाइड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
आने वाले टाइम में 2023 में जब स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे स्टेकर्स को, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में अगर आपको ब्लॉक्स को वैलिडेट करना है तो आपको काफ़ी सारे इथेरियम को स्टेक करना पड़ता है, और आपको जब स्टेक करते हो तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो जो जो स्टेकिंग रिवॉर्ड की जो इनकम है, जब वो आएगी तो इस इनकम पे टैक्स भी लगता है। तो जब इस इनकम पे जब टैक्स लगेगा, तब इस पे टैक्स पे करने के लिए काफ़ी सारा इथेरियम हो सकता है ऑन स्पॉट मार्केट में सेल किया जाए। तो उस टाइम इथेरियम का आपको काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 2023 में, क्योंकि जब एकदम बहुत सारी स्टेकिंग इनकम जब स्टेकर्स के पास आएगी, तो उनको जब टैक्स को पे करने के लिए भी उनको स्पॉट मार्केट में इथेरियम को सेल करना पड़ सकता है अपने टैक्स लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए, राइट। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिसका कंटेजियन इफेक्ट मार्केट में आना बाकी है। काफ़ी सारे टोकन्स ने बहुत ही पुअर टोकनॉमिक्स डिज़ाइन की थी। जब डीफाई आया था 2022 के 2019 के आसपास, तो 3 साल बाद काफ़ी सारा टोकन बहुत सारे प्रोजेक्ट का अनलॉक होना है। तो 3 साल का मतलब ये है कि 2020 के बाद ये 2023 के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के जो टोकन सप्लाई हैं वो अनलॉक होगा, और जैसे ही ये अनलॉक होगा, जिसमें फाउंडर्स का, इन्वेस्टर्स का जब ये टोकन्स अनलॉक होंगे, तो आशा ये जताई जा रही है कि ये मार्केट के अंदर 2023 में डंप हो सकता है। 50 बिलियन यूएस डॉलर से लेके 250 बिलियन यूएस डॉलर तक के जो टोकन्स हैं वो सप्लाई मार्केट में आ सकती है अलग अलग टोकन्स की। और जैसे कि जब इतने सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में जब सप्लाई हाथों में आएगी इन्वेस्टर के, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर आप एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हो। तो ये इस रिपोर्ट का कहना है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस पूरी कन्वर्सेशन का। आप फ्यूचर में ये भी देखोगे कि जो काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, जो बैंकरप्ट होने के कगार पे हैं, उनको बड़े-बड़े बैंक्स ताक लगा के बैठे हुए हैं खरीदने के लिए। चाहे वो फिडेलिटी हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, जेपी मॉर्गन कॉइनबेस में हाथ डालने के चक्कर में 5% तक की इक्विटी लेने के चक्कर में है। फिडेलिटी और ब्लैक रॉक जो है वो डीसीजी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो आप देखोगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें एंटर करेंगे। अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब जब भी कहीं एंटर करते हैं और इंडस्ट्री इतने नेसेंट स्टेज में है, और उनके पास अगर अच्छी कंपनीज के अंदर इक्विटी डालने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। बट आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट यू माइट सी दैट इन 2023 many big institutions and financial institutions will be entering into the space, एंड बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही सस्ते में मिल रही हैं। उसके बाद देखा ये गया कि पास्ट में भी देखा गया कि जो काफ़ी सारे कंपनीज़ ने पास्ट में भी जो सर्वाइव करा विंटर्स में, जैसे क्रैकन है, राइट। क्रैकन ने पिछला विंटर्स को सर्वाइव किया, चेनलिंक ने सर्वाइव किया था, लेकिन इस टाइम क्रैकन भी बहुत प्रेशर में, जिसमें 30% स्टाफ क्रैकन ने निकाला है। कॉइन बेस के भी कोई अच्छे हालात नहीं है। तो इस टाइम ओवरऑल, चाहे सीफाई है, चाहे चाहे डीफाई है, सभी जगह पे इस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक है, जिसके कारण काफ़ी सारे बाय आउट और बैंक्रप्सी देखने को मिलेगी। टॉप 10 पीपल टू वॉच 2023 में शॉम्पंग जो सीजी जिसको कहते हैं, जो कि बाइनेंस के फाउंडर हैं, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कॉइनबेस के फाउंडर हैं। तो ये लोग जो हैं, ये 2023 में आप टॉप 10 पीपल टू वॉच की लिस्ट में, इसमें काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, और सीनेट के मेंबर्स भी हैं, शाइला वॉरेन, पैट्रिक मैकहेनरी, सिटीजन जर्नलिस्ट, एंटोली याकोवेंको, ये सोलाना के हैं, को फाउंडर हैं। पैरी सिल्वर डीसीजी के हैं, विंकलेवॉस ब्रदर्स हैं। स्टानी के बारे में बोला गया है, जो आवे के फाउंडर हैं, राइट। आवे के फाउंडर के बारे में काफ़ी रिपोर्ट बुलिश है। मतलब कि डीफाई में अगर कोई लास्ट मैन स्टैंडिंग है तो स्टानी रहेगा। तो स्टानी को लेके काफ़ी सारे बुलिश हैं। टोर्नेडो कैश के जो डेवलपर्स हैं, दे आर द पीपल हु आर टू लुक आफ्टर इन 2023। डाओ के मेंबर्स, आईआरएस के एजेंट स्मिथ, so these are the kind of people who you will see more in 2023 in all the news and journalists and people to look, so maybe इस लिस्ट का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बिकॉज किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चले 2021 में सैम बैंकमैन फ्रीड भी इस लिस्ट में था, लेकिन आज 2022 की लिस्ट में नहीं है, राइट। या 2023 में तो है ही नहीं उसका नाम, राइट। तो 21 की लिस्ट में आया था कि 22 में somebody to look after, but everybody looked after him, but in a different way, right? So we all know what he did.
सो बट हाँ, शाओपिंग जाओ, सीज़ी और ब्रायन आर्मस्ट्रांग तो इसलिए क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है कॉइनबेस और इन एंड कॉइनबेस हैज़ वेदर्ड द स्टॉर्म एंड सीज़ी ने को भी कम प्रेशर नहीं है जो रिसेंटली जो विथड्रॉल हुए थे। आई थिंक वो लिटमस टेस्ट में आई थिंक सीज़ी हैज़ डन फेयरली वेल, बट फ्यूचर में जितना ज़्यादा केओस ये लोग झेलेंगे, उतने ज़्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँगे और बायनेंस हम जानते हैं कि 70% वॉल्यूम स्पॉट वॉल्यूम का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा आज भी बायनेंस के पास है और ब्रायन आर्मस्ट्रांग के पास टोटल चाहे वो डीसीजी ग्रुप हो, बैरी सिल्बर्ट का, और चाहे वो बिटकॉइन की सप्लाई का टोटल 11% कस्टडी में कॉइनबेस के पास, और इथेरियम का भी यही सीन है। तो काफ़ी सारा कस्टडी में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस की जो कस्टडी है वो ब्रायन आर्मस्ट्रांग के पास ही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये देख सकते हैं आप 75% ग्लोबल स्पॉट वॉल्यूम जो है वो सीज़ी के पास है, और अगर आप देखो तो कॉइनबेस के पास 101 बिलियन यूएस डॉलर इन एसेट्स है। 40 बिलियन यूएस डॉलर मतलब 11% ऑफ द बिटकॉइन सप्लाई कॉइनबेस के पास है। 25 बिलियन इन ईथर मतलब 16% इथेरियम की जो कस्टडी है वो कॉइनबेस के पास है, एंड 30 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ नॉन स्टेबल स्टेबल कॉइन टोकन्स, राइट। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है कॉइनबेस, राइट। और सीजी के पास जो है वो नो डाउट जो स्पॉट वॉल्यूम है 75% ऑफ ऑल ग्लोबल स्पॉट वॉल्यूम आर विद सीजी, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इस रिपोर्ट में बात की गई है कि काफ़ी सारा ना चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं, चीज़ें चाहे वो आप इथेरियम की स्टेकिंग ले लो, बिटकॉइन की माइनिंग ले लो, इथेरियम की होस्टेड नोड्स ले लो। तो ईथर की स्टेकिंग में द मेजर स्टेकर, if you see 30% is with Lido, 13% is with Coinbase, and then Kraken, Lido, Coinbase, Kraken, Binance, आप देख सकते हैं। अदर्स इज लाइक 43%, अदर्स में मतलब जो छोटे छोटे पूल्स है, but the majority are the regulated entities and they're based out in uh, either Germany or US. So primarily नीचे in fact लिखा भी है कि 60% of Ethereum validators are located in either Germany or US. इससे क्या होता है, they are exposed, these networks are also exposed to geopolitical risk, regulation और act of natures, right? क्योंकि काफ़ी सारी अगर अगर आप सोलाना के 50% वैलिडेटर और इथेरियम के 60% वैलिडेटर जर्मनी और यूएस में। माइनिंग पूल में भी अगर हम बात करें बिटकॉइन के, तो जो मेजॉरिटी माइनिंग है वो फाउंड्री यूएसए, एंड पूल, F2 पूल, बनांस पूल एंड अदर्स के बीच में। अदर्स मींस जो दुनिया में और जो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 26% है, बट फाउंड्री यूएसए इज द लीडर, यूएस बेस्ड 26%, एंड पूल इज 19%, एंड F2 पूल इज 16%, एंड बनांस पूल इज 13%। इनफैक्ट नोड्स की अगर हम बात करें इथेरियम की, तो दे आर होस्टेड ऑन 43% इज होस्टेड ऑन AWS। तो आप AWS के ऊपर अगर होस्टेड है तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की तरफ हिंट करती है कि अगर AWS आउट होता है या डाउन होता है या हैक होता है, तो इथेरियम की इतनी सारी जो नोड्स है 43% वो सारी AWS पे बेस्ड हैं। हैजनर पे, OVH पे काफ़ी बड़ा शेयर है जिस पे इथेरियम की नोड्स जो है वो होस्टेड है, और 50% सोलाना के वैलिडेटर्स और 60% इथेरियम के वैलिडेटर्स आर बेस्ड इन यूएस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, राइट। टॉप टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। फ्यूचर में आप ये देखोगे जो इस टाइम वॉर हो रही है, राइट, इस रिपोर्ट का ये कहना है, व्हेन द क्राइसिस वॉर इज ओवर द यूएस डॉलर शुड बी मच वीकर। इस वॉर के बाद यूएस डॉलर बहुत वीक होगा। ऑन द फ्लिप साइड द रेनिबी विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर। जो चाइना की जो करेंसी है रेनिबी, दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर, backed by basket of commodities. So Renminbi might be, in future backed by basket of commodities from the Bretton Woods era, backed by gold bullion. ब्रेटन वुड एरा जो था वो गोल्ड बुलियन से बैक था। ब्रेटन वुड टू was backed by inside money, treasuries with non-hedgeable confiscation risk, and Bretton Woods 3 जो था वो that was backed by outside money, gold bullion and other commodities. आफ्टर दिस वॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर दिस वॉर, ये जो करंट सिचुएशन इस टाइम चल रही है, मनी विल नेवर बी द सेम अगेन। मनी जो है वो हमेशा के लिए सेम नहीं रहेगी, और अगर बिटकॉइन एग्जिस्ट कर गया तब इट विल प्रॉब्ली बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस। सो बिटकॉइन इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दी, दो, ये कोई रीजन नहीं है कि दुनिया के अंदर वॉर होनी चाहिए तभी बिटकॉइन सर्वाइव करेगा, बट जितना ज्यादा केओस होगा, हमने देखा जितना ज्यादा सैंक्शंस हैं। आज रशिया को अगर आप देखो तो रशिया कर क्या रहा है,
रशिया कह रहा है कि ठीक है, तुमने मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाने लगा लिए, बट उन सैंक्शंस को बायपास करने के लिए वो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड अलाउ करने की सोच रहा है। और ऑब्वियसली वो उसी क्रिप्टो को देखे चूज करेगा जिसको, जो सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, और प्योर वे में अगर अगर आज कोई सेंसरशिप रेजिस्टेंस कुछ है तो वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन विल डेफिनेटली बी दी गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट हम वो टाइम देख रहे हैं कि हार्वर्ड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में हमने देखा पीछे के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च पेपर सबमिट होता है जिसके अंदर ये प्रपोजल दिया गया कि बिटकॉइन शुड बी पार्ट ऑफ द रिजर्व्स इन सेंट्रल बैंक्स, राइट। इनफैक्ट बिटकॉइन के ऊपर और बात की गई इस रिपोर्ट के अंदर, बोला गया कि 39% ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज फॉर बिटकॉइन माइनिंग आर रिन्यूएबल, विच इज स्टिल ऑन अ वेरी लोअर साइड। अगर आप देखें तो 39% ही रिन्यूएबल सोर्सेज से यूज हो रहा है। बाकी इफ यू सी कोल is 35%, which is not a good sign. Gas is 34%, hydro is 21%, nuclear is 11%, 4% is wind, and 5% is others. So इससे पता ये लगता है कि 60% of the Bitcoin mining comes from coal and gas, right? So obviously, there is going to be a good pressure that will build up on Bitcoin, and going forward, Bitcoin miners should think of an alternative sources or renewable sources more, जो जिनसे कार्बन एमिशन कम हो। कार्बन एमिशन की जब हम बात करते हैं बिटकॉइन को, वैसे तो क्रिटिसिज्म कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलता है। अगर आप देखो तो ये कार्बन एमिशन का कंपैरेटिव एनालिसिस इसमें देखो तो एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करती है। मैरीन ट्रांसपोर्ट, एयर कंडीशनर जो हमारे घरों में लगे होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एमिशन होता है। डेटा सेंटर्स, गोल्ड में से भी बिटकॉइन से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, और बिटकॉइन के अंदर तो सिर्फ 41 मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशन होता है। तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। और इनफैक्ट एक और गोइंग फॉरवर्ड इस रिपोर्ट में बोला गया कि आने वाले टाइम में आप देखोगे जो जो मीथेन है, फ्लेयरिंग जिसे कहते हैं, फ्लेयर गैस, तो होता क्या है कि जब भी कहीं पे ऑयल फील्ड्स होती हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मीथेन भी निकलती है, बाय प्रोडक्ट होता है। और मीथेन क्या करती है कि जब अगर मीथेन को जलाया ना जाए और मीथेन को वैसे ही अगर एटमॉस्फेयर में जाने दिया जाए तो वो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो मीथेन क्या करती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जम जाती है, एक ऐसी लेयर बना लेती है कि वो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसलिए मीथेन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ना जाए तो उसको जलाया जाता है। तो उसको सोर्स पे ही जला दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कई ऑयल फील्ड्स के आगे पास आग जल रही होती है, राइट। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो जो आग निकल रही होती है, वो एनर्जी वेस्ट एनर्जी होती है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो बिटकॉइन की माइनिंग का जो फ्यूचर है, दुनिया में इस टाइम जितनी भी फ्लेयरिंग हो रही है, अगर आप ग्लोबल फ्लेयरिंग देखो तो 928, अगर आप ये ग्लोबल फ्लेयरिंग का अगर देखो तो, और यूएस को देखो, तो ये ग्लोबल फ्लेयरिंग को अगर कंट्रीज अलाउ कर दें बिटकॉइन माइनिंग के लिए, तो दैट प्रूव्स टू बी अ, इससे एक तो कार्बन एमिशन में भी कंट्रोल होगा, एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा होगा। ऑलरेडी काफी सारे बिटकॉइन माइनर्स फ्लेयरिंग टेक्निक का फायदा उठा रहे हैं, राइट। तो बिटकॉइन इज ऑन द बैलेंस शीट। तो अगर आप देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की 5.1 बिलियन यूएस डॉलर है, प्राइवेट कंपनीज की 4.28 बिलियन है। 10 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन इज सिटिंग ऑन पब्लिक, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब इतना क्रिप्टो बैलेंस शीट पे पड़ा है तो यू नो बिटकॉइन यील्ड तो प्रोड्यूस करता नहीं है। जैसे बिटकॉइन के अंदर स्टेकिंग नहीं होती, एज एन जैसे इथेरियम के अंदर क्या है कि आप स्टेक करो, वैलिडेटर बन जाओ, स्टेक करोगे तो आपको बदले में स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलता है। तो इथे बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बिट बिट फ्यूचर ये बताया जा रहा है कि बिटकॉइन को लाइटनिंग नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाएगा। लाइटनिंग नेटवर्क में आप जो चैनल है, तो लाइटनिंग नेटवर्क के अंदर आप बिटकॉइन को आप जब स्टेक करते हो तो वहाँ पे आप रिवॉर्ड्स तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जब बिटकॉइन के नेटवर्क पे, लाइटनिंग नेटवर्क में जब बिटकॉइन को कमिट करते हो तो यू एंड अप गेनिंग सम रिवॉर्ड्स। तो फ्यूचर
फ्यूचर में ये बताया जा रहा है कि लाइटनिंग नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और जितनी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ये बिटकॉइन को लाइटनिंग नेटवर्क पे ही कमिट करेंगे, स्टेक करेंगे। तो और लाइटनिंग नेटवर्क पे जितना ज़्यादा बिटकॉइन कमिटेड होगा, उतना ज़्यादा लाइटनिंग नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा, राइट? तो ये फ्यूचर में बताया जा रहा है कि बिटकॉइन के अंदर स्टेकिंग इनकम नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आइडल बिटकॉइन पड़ा होता है कंपनियों के पास, वो रादर अपने पास रखने की बजाय वो उसको लाइटनिंग नेटवर्क पे कमिट करके अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे और बिटकॉइन से यील्ड जनरेट करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। बिटकॉइन की यील्ड इज गोइंग टू बी द फ्यूचर थ्रू लाइटनिंग। प्राइवेसी कॉइन्स और प्राइवेसी ट्रांजैक्शंस आगे बढ़ सकती हैं, बिकॉज़ जिस तरीके से ग्लोबल जो वॉर्स हुई हैं और जो सैंक्शंस हैं और जो कन्फिस्केशंस हुए हैं, तो जितना ज़्यादा केओस होगा उतना ज़्यादा फ्यूचर में प्राइवेसी कॉइन्स लाइक ज़ी कैश और मोनेरो का चलन बढ़ सकता है। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस का चलन भी बढ़ेगा। प्राइवेसी सॉल्यूशंस का की डिमांड ज़्यादा होगी एंड चाहे वो इथेरियम के ऊपर हो, चाहे वो और किसी ब्लॉकचेन पे हो, चाहे वो पॉलीगॉन का नाइटफॉल प्रोजेक्ट हो, तो प्रिवेसी के ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा, राइट? एडजस्टेड ऑन चेन वॉल्यूम ऑफ स्टेबल कॉइन्स दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये एडजस्टेड ऑन चेन वॉल्यूम ऑफ स्टेबल कॉइन्स हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू टच $1 ट्रिलियन जो वॉल्यूम है, एंड विच इज़ गिविंग अ रन फॉर द मनी। तो बोला ये जा रहा है फ्यूचर में कि हो सकता है यूएस गवर्नमेंट अगर आज अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करती है, तो मैनी jurisdictions, मैनी गवर्नमेंट्स, दे माइट नॉट यूज दैट, बिकॉज काफ़ी सारे देशों में जहाँ यूएस के अगेंस्ट रिसेंटमेंट है, वो देश वो अलाउ ना करें। लेकिन अगर यूएसडीटी यूएसडीसी को देखो, तो वो रशिया से लेके चाइना से लेके हर बंदा यूज कर रहा है यूएसडीसी यूएसडीटी। सो हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ यूएस माइट थिंक दैट द बेटर वे ऑफ dealing with stable coin is not to launch their own stable coin, but to maybe adopt USDT and USDC going forward, right? So this is the scenario. इथेरियम के बारे में बोला गया है कि इथेरियम इन्फ्लेशन हैज फॉलन टू नियर जीरो आफ्टर द मर्ज। तो अगर आप देखो तो इथेरियम की सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है और ये डिफ्लेशनरी हो गया है विद टाइम। इनफैक्ट ये अगर बिटकॉइन से अगर ऑरेंज लाइन है, बिटकॉइन की से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे भी इथेरियम की अगर जो नेट सप्लाई है वो डिफ्लेशनरी हो गई है। यहाँ पे लिखा है द स्विच टू प्रूफ ऑफ स्टेक यील्डेड अ प्रोटोकॉल हुज एनवायरमेंटल। तो इसमें एक तो दो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनर्जी कंजम्पशन थी, जो कार्बन एमिशंस थे, वो 99% से रिड्यूस हो गए हैं, राइट? 99% से रिड्यूस हो गई एनर्जी, तो ये ईसीजी कंप्लायंट हो गया। तो एक तो ईसीजी माइंडेड इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल्सो इसमें हुआ क्या है कि जो न्यू टोकन इशुएंस जो है वो डिक्लाइन कर गई 90% से, और $500 मिलियन का जो एक सेल प्रेशर रहता था माइनर्स की तरफ से, क्योंकि जब प्रूफ ऑफ वर्क वर्क पे था तो माइनर्स को अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए $500 मिलियन के इथेरियम बेचने पड़ते थे। अब वो बेचने नहीं पड़ते, तो एक तो वो सेलिंग प्रेशर भी कम हो गया, इसलिए इथेरियम जो है वो एक नेट डिफ्लेशनरी एसेट हो गया है। तो ये इस ग्राफ के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है, राइट? बट एक और चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, वो ये है कि इथेरियम की जो ओएफएसी कंप्लायंट हो गया है, 65% जो ब्लॉक्स हैं वो ओएफएसी कंप्लायंट है। ओएफएसी कंप्लायंट का मतलब ये है कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो नॉन कंप्लायंट ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो जो वैलिडेटर्स हैं, जो रेगुलेटेड वैलिडेटर्स हैं, जैसे कॉइनबेस है, क्रैकन है, ये उन ट्रांज़ैक्शंस को अपने ब्लॉक्स में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो नॉन ओएफएसी कंप्लायंट जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको ज़्यादा वक़्त लगता है। जैसे कि सपोज़ करो, अगर एक ओएफएसी कंप्लायंट को 12 सेकंड लगते हैं अप्रूव होने में, तो एक नॉन ओएफएसी कंप्लायंट को 1 मिनट लग सकता है। तो फ़र्क तो 40-50 सेकंड का ही है, लेकिन कहीं न कहीं इथेरियम का नेटवर्क बायस्ड नहीं हो सकता। तो ये कंप्लायंस का मतलब ये है कि काफ़ी सारे वैलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेक पे होने के बाद ये दर्शाया जा रहा है कि वैलिडेटर्स काफ़ी सारे रेगुलेटेड हो चुके हैं, और बड़े जितने भी वैलिडेटर्स हैं वो ज़्यादातर यूएस बेस्ड एंटिटीज़ हैं और वो लाइसेंस्ड एंटिटीज़ हैं। So which is not a good sign for Ethereum going forward, because a blockchain network has to be a neutral network, right? Like a Bitcoin network, जैसे उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन बिटकॉइन के नेटवर्क को लेना देना नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन
कौन कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस लिए हो रही है, उसको अपना काम करना है। बट यहाँ पे इथेरियम का नेटवर्क हैज़ बिकम मोर ओएफएसी कंप्लायंट, मीन्स दैट नाउ दिस काइंड ऑफ you after going to proof of stake, it is kind of centralized or controlled. So these kind of things are going to be the challenge for Ethereum in future. Some solutions, so developers are working on some kind of solutions in future going forward. Only time will tell that how Ethereum will prevail after this. Vitalik is excited about certain things, जैसे कि privacy preserving real world asset backed stable coins. Vitalik is excited about identity modules, like the digital identities in and ENS के लिए proof of humanity, DAOs, hybrid applications, इन सब चीज़ों के लिए Vitalik is very excited. तो ये है। और एनएफटी के सिनेरियो में अगर आप देखें तो अब जितने कितने बड़े ब्रांड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे के सारे ब्रांड्स आज की डेट में एनएफटीज में अपनी अपनी एनएफटीज कलेक्शन लेके आए हैं। और आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि एनएफटी जो गेमिंग है उसके अंदर जो इन गेम जो स्किन्स हैं, जो वेपन्स वगैरह और जो चीज़ें आप खरीदते हैं गेम के अंदर, उसकी मार्केट टोटल 50 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है ये। तो इन गेम एनएफटीज और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जो एनएफटी स्पेस में एंटर कर रही है, ये स्लाइड आपको शो कर रही है कि किस तरीके से फ्यूचर इवॉल्व हो रहा है। ईएनएस का अगर आप देखो तो जो डॉट एथ होता है ना, जैसे अजय डॉट एथ या विजय डॉट एथ, तो आप देख सकते हो कि एथ के अंदर डॉट एथ या ईएनएस डोमेन्स के अंदर रजिस्ट्रेशन में कितना बड़ा स्पाइक है। आज की डेट में 71% का स्पाइक है Q3 ऑफ 2022, जिसमें 1.12 मिलियन न्यू रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। तो सो डोमेन decentralized domain names is definitely going to grow in future also. So yeah, thank you. So ये रिपोर्ट, आई होप कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई। और आई होप कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई और आपको इस रिपोर्ट को जितना मुझे मज़ा आया बताने में, क्योंकि है तो 168 पेजेस की रिपोर्ट, लेकिन इस रिपोर्ट को समराइज फॉर्म में करना, और क्योंकि लिखने वाले ने 200 घंटे लिए हैं, पढ़ने वाले ने, मैंने भी इसके अंदर से जो मेन जो क्रक्स है उसको निकालने में कुछ 1-2 दिन लगे होंगे। तो वीडियो बनते-बनते 35-36 मिनट का हो ही गया फाइनली। लेकिन ये 35-36 मिनट ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने स्पेंड किए अभी तक तो कांग्रेचुलेशंस, आपके अंदर पेशेंस है। और ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट से आपको बेस पता लगता है फ्यूचर के लिए कि अच्छा क्या होने वाला है, हम 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? कैसी लगी यार रिपोर्ट? प्लीज़ शेयर करिएगा लोगों के साथ। ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। कॉइनबेस की रिपोर्ट अगली रिपोर्ट होगी, वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ऐसी रिपोर्ट्स को अगर आपने ईयर एंड में एक बार पढ़ लिया तो 2023 के अंदर आपको एक थोड़ा-सा पता रहेगा कि अच्छा हम किस डायरेक्शन में जाएँगे 2023 में। ठीक है? सो आई होप यू लाइक्ड इट यार। प्लीज़ आपके तभी पता लगेगा जब आप कमेंट करोगे। कमेंट किए बगैर मत जाना और लाइक कर देना। बेल आइकन प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है? थैंक यू।